अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच सके। पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि थानेदार ने चोर का ठिकाना मालूम कर लिया था। अब वो अली बाबाओं को चोर के ठिकाने की तरफ ले जा रहा है। इसका ठिकाना पहाड़ी के इलाके में है। वो एक घर में रहता है और इसने आपसे लूटी हुई तमाम दौलत इस घर में जमा कर रखी है। वो मारा, ये काम किया है आपने, पहला अली बाबा बोला। यानी पहले अली बाबा ने थानेदार से कहा कि क्या आपने उसको मार दिया? फिर हम कब अपनी दौलत इससे हासिल करने जाएंगे? अभी नहीं, 1-2 रोज़ और इंतज़ार करना होगा, इसलिए कि मैं इसके गिर्द अपना जाल लगा रहा हूँ। इस तरह वो भाग नहीं सकेगा। बहुत खूब थानेदार साहब, जवाब नहीं आपका, दूसरे अली बाबा ने कहा। 2 रोज़ और गुजर गए। इस दौरान 2 तिजोरियाँ और खाली हो गईं, लेकिन अली बाबाओं को अब तिजोरियों खाली होने का कोई फिक्र नहीं थी। और फिर अगले दिन थानेदार ने ऐलान किया, आज हम सब मिलकर इस चोर को पकड़ने जाएंगे। शाम के वक्त थानेदार ने इन सब को जमा किया। फिर 40 के 40 अली बाबाओं को लेकर वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। उन्हें बहुत दूर तक पैदल सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इन इतराफ़ में कोई सवारी नहीं आ सकती थी। हाँ, घोड़े या गद्दे ज़रूर लाए जा सकते थे। अली बाबा गद्दों पर सवारी को अपनी बेइज्जती समझते थे। घोड़ों पर चढ़ने से वो डरते थे, लिहाजा उन्हें पैदल ही आना पड़ा। ये एक पहाड़ी इलाका था। वो पथरीली ज़मीन पर चलते चलते थक गए। पैदल चलने की उन्हें भला कहाँ आदत थी? वो तो कहीं जाते ही नहीं थे, अपने घरों से भी नहीं निकलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक अली बाबा दूसरे अली बाबा के घर हो आता था, बस एक दूसरे से मिल लेते थे। इनके पाँव बुरी तरह दुखने लगे। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगे। आखिर पहले अली बाबा ने कहा, बस भाई थानेदार, अब और नहीं चला जाता। इससे तो बेहतर था हम गद्दों पर आ जाते, लेकिन अभी तो बहुत फासला बाकी है। थानेदार ने कहा, क्या ख्याल है, फिर क्यों ना कल गद्दों पर बैठ कर आ जाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा। वो सब वहीं से वापस लौट गए। दूसरे दिन नमी अली बाबा की तिजोरी भी साफ हो गई, लेकिन अब उन्हें भला किस बात की परवाह थी? वो जानते थे वो चोर के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और अपनी सारी दौलत ले आएंगे। अगले दिन 41 गद्दों का इंतज़ाम किया गया। वो इन पर सवार हुए और इस सिमत में रवाना हो गए। लोगों ने देखकर गद्दों के इस जुलूस को देखकर बहुत हंसे। उन्हें बहुत शर्म आई, लेकिन वो और कर भी क्या सकते थे? अपनी दौलत इस घर में चोर के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे। आखिर जब गद्दों का जुलूस शहर से बाहर निकल गया तो लोगों के मिजाज से इनकी जान छूटी। इस सफ़र के दौरान यहाँ तक कि वो एक घर के दहाने तक पहुँच गए। यही वो घर है जिसमें चोर ने आप लोगों की दौलत जमा कर रखी है। ओह, इनके मुंह से एक साथ निकला, अब हम अंदर दाखिल होंगे। चोर इस वक्त घर के अंदर नहीं होगा। हम सारी दौलत समेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन थानेदार साहब, ये तो इस मसला का हल नहीं है। जब तक हम इस चोर को नहीं पकड़ेंगे, उसे मौत के घाट नहीं उतारेंगे, इस वक्त तक वो हमें कहाँ चैन लेने देगा? बात तो ठीक है। तब फिर हमें यहीं रोक कर पहले चोर का इंतज़ार करना होगा, या फिर घर के अंदर चलकर हम चोर का इंतज़ार करें। मेरे ख्याल में तो अंदर बैठकर इंतज़ार करते हैं। ठीक है, थानेदार ने कहा, और सब इस घर में दाखिल होते चले गए। घर अंदर से बहुत खुला था। अंदर पुराने ज़माने का एक चिराग जल रहा था। इस चिराग को देखकर वो चौंके। अरे, कहीं ये चिराग अलादीन का तो नहीं? एक अली बाबा ने कहा, लगता तो वही है। तब हम जाते वक्त ये चिराग भी लेते जाएंगे, दूसरे ने कहा। लेकिन अभी आप लोग इस चिराग को हाथ नहीं लगाएंगे, वरना घर में अंधेरा हो जाएगा, थानेदार ने कहा। बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे मगर घर में दौलत तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। पहले चोर आएगा, फिर हमें दौलत नज़र आएगी। कि क्यों? क्या वो दौलत को सुलेमानी टोपी उड़ा कर चला गया है? एक अली बाबा ने घबरा कर कहा, नहीं, इस घर में कुछ खुफिया जगह हैं जिनके खुलने का तरीका इस चोर को मालूम है। जैसे खुल जा सुम। नहीं सुना आपने? हमने नहीं सुना होगा। वो हमारे ही तो दादा परदादा थे जिन्होंने 40 चोरों से ये सारी दौलत हासिल की थी। खुल जा सुम कहीं कहकर घर में दाखिल होते थे और गद्दों पर दौलत रखते और घर ले आते थे। यहाँ तक कि तमाम दौलत उन्होंने अपने महल में जमा कर ली।
اور آج تک ہم اس دولت پر ہی تو عیش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، آپ کو یہ کہانی زبانی یاد ہے؟ بالکل، وہ ایک ساتھ بولے۔ چور اب تک یہیں نہیں آیا، میں ذرا باہر نکل کر اس کو دیکھاؤں، اور اگر آپ کہیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہت دور نہ نکل جائیے گا ورنہ ہمیں ڈر لگنے لگے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ تھانے دار غار سے باہر نکل گیا اور پھر انہیں غار کا منہ بند ہوتے نظر آیا۔ ایک پتھر سرک کر غار کے منہ پر آ گرا۔ ارے یہ کیا؟ وہ چلائے اور غار کے منہ کی طرف دوڑ پڑے، لیکن باہر سے تھانے دار کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بھائی تھانے دار صاحب، یہ کیا؟ آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر دیا؟ خدا کے لیے اسے کھولیے، ہمارے دم گھٹ رہے ہیں۔ تھانے دار کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چیخ کر تھک گئے۔ اب کیا کریں؟ یہ تو ہمیں دھوکہ دے گیا۔ اب یہ ہماری بستی میں جا کر باقی تجوریوں سے مال خوب ہڑپ کرے گا۔ اس نے یوں، اگر ایک چور یہ کام کر سکتا ہے تو وہ تو کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو چور سے بھی زیادہ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم کیا کریں؟ سب مل کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، زور تم لگا لو۔ میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، دوسرے علی بابا نے کہا۔ میں بھی کوئی کم تھکا ہوا نہیں ہوں، ایک اور علی بابا نے بولا۔ غرض کوئی بھی پتھر پر زور لگانے پر تیار نہ ہوا اور سب ایک طرف بیٹھ گئے، پھر نہ جانے کب سو گئے۔ دوسرے دن ان کی آنکھیں کھلیں تو اسی غار میں ان کے بچے اور ان کی بیویاں موجود تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھے۔ ہیں، یہ تم لوگ یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ تھانے دار صاحب لائق ہیں، وہ خود کہاں ہیں؟ شاید غار کے باہر۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ غار کے باہر موجود ہیں؟ ہاں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ لیکن آپ غار سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کئی علی بابا نے چیخ کر بولے۔ انتظار، چور کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں بدتمیز کہاں رہ گیا ہے۔ اب تو اس نے آپ سب کی تجوریاں خالی کر دی ہیں۔ پہلے تو وہ ایک رات میں صرف ایک تجوری خالی کرتا تھا، لیکن اب لوگوں کے یہاں آنے پر تو اس نے ایک ہی رات میں تمام تجوریاں خالی کر دیں۔ ارے باپ رے! اور آپ کچھ نہ کر سکے؟ اور میں کیا کرتا؟ میں تو آپ لوگوں کو یہاں پہنچانے میں لگا ہوا تھا، لیکن ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور آپ نے غار کا منہ کیوں بند کر دیا؟ اگر غار کا منہ بند نہ کرتا تو چور قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ وہ منہ کھلا دیکھ کر جان جائے گا کہ اندر کوئی دشمن موجود ہے اور بھاگ نکلے گا، پھر آپ کے لیے ہمیشہ خطرہ بنا رہے گا۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بس ایک یہی طریقہ تھا۔ اور وہ کیا؟